इसके बाद वह ऊंची आवाज में सिर्फ एक आदेश देता है, चलो। जैसे ही काफिला चलना शुरू करता है, आसपास के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, वाह, रोल्स रॉयस। कोई और कहता है, अरे ये तो सारी रोल्स रॉयस हैं, यहां क्या हो रहा है? ऊपर अपार्टमेंट की खिड़की से यायो भी यह शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। हैरान होकर वह मन ही मन सोचती है, यहां इतनी सारी रोल्स रॉयस क्यों जा रही हैं? क्या कोई बहुत बड़ा आदमी आया है? उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वही बड़ा आदमी वह है जिसे उसने अभी अभी अपने घर से निकाल दिया। इसके साथ ही हमें यही परिवार के बारे में बताया जाता है। दुनिया में लोग रोथस्चाइल्ड, ड्यूपॉन्ट और मॉर्गन जैसे रहस्यमयी अमीर परिवारों के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे रहस्यमयी परिवार असल में यही परिवार है जिसकी संपत्ति 100 बिलियन से भी ज्यादा है। फिर भी यह परिवार हमेशा चुपचाप रहता है। आपको इनका नाम किसी भी अमीरों की लिस्ट में नहीं मिलेगा। दृश्य बदलता है। ये चेन अब एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है। एक बॉडीगार्ड आदर से कहता है, यंग मास्टर, इधर आइए। यहां बताया जाता है कि यही परिवार अपने वारिसों को कैसे तैयार करता है। इस परिवार में अगली पीढ़ी के बच्चों की परीक्षा और चयन सिर्फ 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। 5 साल की उम्र तक उन्हें एक साथ मार्शल आर्ट, पियानो और वायलिन सीखना पड़ता है, और जब वे 18 साल के होते हैं तब तक वे अमेरिका की किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी का 4 साल का कोर्स पूरा कर चुके होते हैं। लेकिन यह सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होता। उनके स्वभाव और चरित्र को मजबूत बनाने के लिए परिवार के बुजुर्ग उन्हें खास परीक्षाएं भी देते हैं। यह सुनकर येन को 3 साल पहले का वह दिन याद आता है। फ्लैशबैक में उसके दादा कहते हैं, येन, मैं तुम्हारी शादी यूनु शहर के जुआन परिवार में तय कर रहा हूं। वे यहां का दूसरा दर्जे का अमीर परिवार हैं। दृश्य फिर वर्तमान में लौटता है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ये चेन सोचता है, उस समय मैंने यह परीक्षा अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक महल जैसे बड़े बंगले के सामने उतरता है। गार्ड उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। इस तरह वह अपने असली घर और अपनी असली पहचान में वापस आ चुका होता है। महल की तरफ देखते हुए वह मन ही मन सोचता है, येन वापस आ गया है। दृश्य एक बार फिर बदलता है। अगली सुबह 10 बजे यूनु शहर के विला इलाके में जुआन परिवार की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे होते हैं। कोई कहता है, दादी, जन्मदिन मुबारक हो। कोई और कहता है, मां, आप 200 साल तक जिएं। तभी भीड़ में से कोई यायो से पूछता है, अरे, वह निकम्मा ये चेन नहीं आया? यायो थोड़ी देर हिचकिचाती है और जवाब देती है, शायद वह काम पर चला गया। यह सुनकर वान जानी और जुआन माओ हंसने लगते हैं और कहते हैं, वह तो खाना डिलीवर कर रहा होगा। वान जानी गुस्से में कहता है, वह हमारे वान परिवार पर एक दाग है। एक बार उसने मेरी मर्सिडीज से टक्कर मार दी थी और मुझे अपने दोस्तों को यह बताने की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह हमारा रिश्तेदार है। यह सब सुनकर बूढ़ी दादी वोंग बहुत गुस्सा हो जाती हैं और आदेश देती हैं, अभी उसे फोन करके यहां बुलाओ, उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। दादी का गुस्सा देखकर यायो घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, दादी, आज वह इसलिए नहीं आया क्योंकि हम तलाक लेने वाले हैं। यह सुनते ही दादी चौंक कर गुस्से में चिल्लाती हैं, क्या कहा? तलाक? तुम्हें तलाक लेने की इजाजत किसने दी? फिर वह कहती हैं, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी तुम्हारे दिवंगत दादा ने तय की थी? यह सुनकर यायो तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, दादी, मैं दादाजी की आखिरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। फिर वह येन पर आरोप लगाते हुए कहती है, लेकिन ये चेन ने हद पार कर दी। वह बाहर किसी दूसरी औरत के साथ संबंध रख रहा है। यायो की यह बात सुनकर दादी और ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, वह जानवर, 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए बंगला दिया, चलाने के लिए लग्जरी कारें दी। तभी जुआन जानी बीच में बोलता है, यायो, बुरा मत मानना क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती है। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन तुमने उसे कभी छूने तक नहीं दिया। लेकिन दादी का गुस्सा कम होने की जगह और बढ़ जाता है। वह सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे यायो ने कुछ भी किया हो या उसने, फिर भी येन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई हक नहीं है। फिर वह आदेश देती है, अभी उसी जानवर को यहां लेकर आओ। आज मैं उसे हमारे परिवार का न्याय दिखाऊंगी।
दादी का आदेश सुनकर यायो डरते हुए कहती है, जी दादी, और तुरंत फोन मिलाती है। फोन जुड़ते ही येन उधर से पूछता है, क्या बात है? यायो घमंड भरे लहजे में कहती है, दादी तुम्हें यहां बुला रही हैं। लेकिन यी चेन बिना सोचे सीधे जवाब देता है, मैं नहीं आ रहा। इतना कहकर वह फोन काट देता है। यह देखकर यायो गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फोन काटने की। फिर वह दादी से कहती है, वह नहीं आ रहा। यह सुनते ही दादी का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठता है। वह गुस्से में कहती है, जिंदा दामाद की कीमत एक कुत्ते से भी कम होती है और फिर भी उसमें इतना घमंड है। फिर वह कहती हैं, जॉनी तुम जाओ और उसे जबरदस्ती यहां लेकर आओ। जॉनी खुशी से कहता है, ठीक है। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। जॉनी के जाने के बाद दादी सब लोगों से कहती हैं, आज मैंने तुम सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल जैन ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। वह आगे कहती हैं, किसी को नहीं पता वह कौन है और कहां से आया है। फिर वह समझाती है, अभी हम 70 मिलियन की फंडिंग डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। वह आगे कहती हैं, सबको पता है कि हमारी डाइनिंग रियल एस्टेट कंपनी हमेशा जैशेन ग्रुप के साथ काम करती आई है। इसलिए जैशेन ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिश्ते बनाना हमारे जुआन परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ दृश्य बदल जाता है। वहां हम येन को देखते हैं। उसका बॉडीगार्ड थोड़ा हैरान होकर पूछता है, यंग मास्टर, आप अभी भी डिलीवरी वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर यी चेन शांत आवाज में जवाब देता है, आज मेरे डिलीवरी वाले काम का आखिरी दिन है। मैं जो काम शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूं। फिर वह मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी असली पहचान दिखाने का समय नहीं आया है। वह सोचता है, जब मैं छाया में रहता हूं तब दुश्मनों को पहचानना आसान होता है। उसी समय उसका फोन अचानक बजता है। फोन पर वान जानी होता है, जो अपनी कार में बैठकर येन को ढूंढ रहा होता है। फोन पर वह कहता है, हेलो ये चेन, मैं वान जानी बोल रहा हूं, तुम कहां हो? हमें बात करनी है। येन बिना किसी डर के शांत आवाज में जवाब देता है, मैं लुआन रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूं। वान जानी ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, मैं अभी वहीं आ रहा हूं, वहीं रुको। कुछ ही देर बाद जानी अपनी कार तेज रफ्तार से वहां ले आता है। वह यी चेन के पास आकर अचानक ब्रेक लगाता है। फिर वह कार की खिड़की नीचे करता है और घमंडी अंदाज में कहता है, गाड़ी में बैठो, दादी तुम्हें बुला रही हैं। यह सुनकर यी चेन बिना रुके सीधे जवाब देता है, चाहे तुम्हारी दादी वान यायो का साथ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी तलाक लेने वाला हूं। येन की यह बात सुनकर वान जानी गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी दादी तुम्हारा साथ देने वाली है। वह तुम्हें परिवार का न्याय दिलाना चाहती है। इस पर येन शांत होकर पूछता है, परिवार का न्याय? किस बात का? यह सवाल सुनकर जानी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे बाहर किसी और औरत को ढूंढने की वजह से, चाहे वान यायो कैसी भी हो, लेकिन वह जुआन परिवार की सदस्य है। तुमने जुआन परिवार का अपमान किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। यह सुनकर येन धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है और हैरानी से पूछता है, मैंने बाहर किसी औरत को ढूंढा? ये यायो ने कहा। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। उसे हंसते देख जानी चिढ़कर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ये चेन का चेहरा अचानक पूरी तरह गंभीर हो जाता है। वह मन ही मन गुस्से से सोचता है, वान यायो, वह बेशर्म औरत, बदतमीजी और झूठ की भी कोई हद होती है। येन के बदलते हुए अंदाज को देखकर जानी के दिल में थोड़ा डर पैदा हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह क्या हो रहा है? ये चेन का चेहरा अचानक इतना डरावना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी सबको नीचे समझकर देख रहा हो। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाता है, नहीं, मैं जरूर गलत देख रहा हूं। यह बेकार आदमी ऐसा रौब कैसे दिखा सकता है? यह सोचते हुए जानी गुस्से में कार का दरवाजा खोलता है और धमकी भरे अंदाज में बाहर निकल आता है।